दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। साहित्य की इस पाठशाला में आज हम जिस साहित्यकार के बारे में बात करेंगे, उन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में एक किसान जाट परिवार में हुआ। इनका पैतृक गांव पूर्व में मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत एलम आता था, लेकिन वर्तमान में यह नगर पंचायत है और मुजफ्फरनगर से अलग होकर के जो नवीन जिला बना है शामली, उसमें यह गांव आता है। इनके गांव में इनके नाम पर एक जलप्रपात है और एक चौराहे का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों, इनका जन्म देहरादून में हुआ और ये कभी अपने पैतृक गांव गए ही नहीं। शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और इन्हें नागार्जुन और त्रिलोचन के साथ प्रगतिशील त्रयी में गिना जाता है। अज्ञे द्वारा संपादित जो दूसरा तार सप्तक है, उससे नई कविता का प्रारंभ माना जाता है और दूसरे तार सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह एक प्रमुख कवि हैं, तो इसलिए शमशेर बहादुर सिंह नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक हैं। शमशेर बहादुर सिंह की प्रारंभिक शिक्षा पी मिशन स्कूल देहरादून से हुई। इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा इन्होंने गोंडा से उत्तीर्ण की और आगे की पढ़ाई के लिए ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में प्रवेश ले चुके थे और वहीं पर इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए परीक्षा में भी प्रथम वर्ष में उत्तीर्ण हुए, किंतु द्वितीय वर्ष की यह परीक्षा किन्हीं कारणों से पूर्ण नहीं कर पाए और वहां इनकी यह शिक्षा अधूरी रह गई। दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह का जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अभाव में व्यतीत हुआ। इनके पिता का नाम तारीफ सिंह व माता का नाम प्रभुदेवी था। लगभग 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह धर्मवती देवी से हुआ और विवाह के लगभग 6 वर्ष बाद सन 1935 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही पिता तारीफ सिंह की भी मृत्यु हो गई और इनकी माता की मृत्यु जब इनकी आयु लगभग 6 या 8 वर्ष की रही होगी तब हो चुकी थी। तो इस कारण भी जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियों का समय रहा। इनके अभावग्रस्त जीवन में जो आर्थिक रूप से इनके मामा श्री लक्ष्मीचंद जी व जो त्रिलोचन शास्त्री जी, इन दोनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इनकी सहायता की, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध में इनकी सारी जिम्मेदारियां डॉक्टर रंजना अरगड़े जी ने संभाली। डॉक्टर रंजना अरगड़े गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में हिंदी की विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर हैं। उन्होंने इन्हें एक पारिवारिक सदस्य की तरह से अपने घर में ही अंतिम समय में रखा और वहीं पर 12 मई 1993 में इनका निधन हो गया। इन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर ली। शमशेर बहादुर सिंह ने इलाहाबाद से प्रकाशित रूपाभ और त्रिलोचन जी के साथ कहानी तथा नया साहित्य और माया आदि पत्रिकाओं में सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया। इसके अतिरिक्त नया पथ और मनोहर कहानियों में संपादन सहयोग का कार्य भी किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महत्वपूर्ण परियोजना हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष रहे सन 1981 से 1984 तक। इनकी प्रमुख रचनाओं में चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी,
काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश और दो आब निबल संग्रह आदि हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अनुवाद के क्षेत्र में भी शमशेर बहादुर सिंह ने विशिष्ट योगदान किया है और कई उर्दू पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया है। दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी रचना चुका भी हूं नहीं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1970 में दिया गया। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है वह वर्ष 1987 में मिला और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही कबीर सम्मान भी इन्हें 1989 में मिला। शमशेर बहादुर सिंह के काव्य की प्रमुख विशेषताएं कम शब्दों में, गहरे भावों में, अपनी अभिव्यक्ति और प्रतीक का प्रयोग, भाषा में नवीनता, सामाजिक चेतना, प्राकृतिक चित्रण और प्रेम व सौंदर्य की गहरी संवेदना इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन्होंने अपने जीवन का उत्तरार्ध डॉक्टर रंजना अरगड़े जी के साथ व्यतीत किया, उनके पास रह करके व्यतीत किया। तो हम डॉक्टर रंजना अरगड़े जी से उनके बारे में जानेंगे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। शमशेर बहादुर सिंह से संदर्भित जो अंतिम जो समय उत्तरार्ध का जो जीवन काल रहा उसमें प्रमाणिक जानकारी इस संदर्भ में आपसे आ सकती है कि वो आपके पास रहे और जीवन में जो आवश्यकता एक पारिवारिक जन के रूप में होती है वो आपने बखूबी निभाई। तो शमशेर बहादुर सिंह को मैम आप एक जो उनके व्यक्तित्व के अगर हम कुछ पहलू देखें तो आपको कैसा व्यक्तित्व उनका लगा शमशेर बहादुर सिंह का, उस पर जरा एक बार प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे वाकई में आपका धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि आज के दिन आपने इस बातचीत के लिए आपने आज के दिन इसको चुना, क्योंकि आज के ही दिन शमशेर जी हमारे बीच नहीं रहे थे। और प्रायः तो जब मैं अहमदाबाद में थी तब 12 तारीख को हम लोग कुछ उनके मतलब प्रेमी जन जो हैं उनकी कविताओं के, मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे अपने परिवार के लोग भी हैं, हम लोग अपना इकट्ठा होते थे और आम तो खाते ही थे, क्योंकि आम शमशेर जी को बड़े पसंद थे। वो किस्सा सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे तो अपने मामा के यहाँ रहते थे, तो मामी ने कहा कि भाई जो ज्यादा आम खाएगा उसे कुछ और इनाम मिलेगा। अब वो बेचारे संकोची आदमी थे, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई आगे बहुत सारे आम रख दिए गए थे, तो उनको लगा कि भाई अकेले खाए तो एक दो जो बैठे हुए उनको एक एक आम दे दिया जाए, तो वो उनको दे दिए उन्होंने। तो यही नुक्स निकला कि भाई तुमने सारे तो नहीं खाए थे, 4-5 आम तो तुमने बांट ही दिए थे। क्यों? तो आम के कई किस्से सुनाते हैं। और चूंकि गालिब को भी आम पसंद थे, तो वो अपनी जो आम के प्रति पसंदगी थी या जो उनका आकर्षण था या प्रेम था, तो साथ साथ गालिब को भी याद करते थे। और संयोग की बात ऐसी है कि हमारे परिवार में वो रहते थे, और हमारे परिवार में मेरे पिताजी जो थे वो आम के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। तो जो संबंध था, यानी एक तो एक आप उसको इस ढंग से देखिए कि वो कवि हिंदी साहित्य के बड़े थे, हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन जब कोई व्यक्ति परिवार में रहता है, जो परिवार एक तरह से उसका अपना इसके पहले नहीं था, अब हो गया, लेकिन इसके पहले वो उसका परिवार नहीं था। वो न उसके प्रदेश का था, न उसकी भाषा का, लेकिन ऐसे परिवार में रहे हुए जो चीजें हमको जोड़ती हैं उनमें जो है हमारा रहन सहन और हमारा खान पान भी शामिल होता है। तो उस दृष्टि से वो हमारे परिवार में रहे, तो हमारी माँ है, पिताजी हैं, हमारे दादाजी जो थे जो उनसे 10 साल बड़े थे, तो वो सब बड़े आनंद के साथ उन्होंने
मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनके जी साथ रहे। जी तो और जैसे आप कह रहे हैं कि परिवार की तरह, तो हमारे जैसे हम सबके घरों में आना जाना रहता है लोगों का, रिश्तेदारों का, सबका। जी तो हमारे जितने भी रिश्तेदार आए उस बीच, नौ जी साल वो रहे, हम लोग साथ में रहे, तो इन 9 सालों में जितने भी रिश्तेदार आए, कुछ रिश्तेदार तो एक से ज्यादा बार आ गए इन 9 सालों में। जी तो उन सभी के साथ उनका बड़ा ही स्नेह का संबंध था। और मैं ये इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि जब वो नहीं रहे, तो मेरा एक रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जिन्होंने संवेदना का फोन या पत्र मुझे न भेजा हो, जी क्योंकि वो जी घर के ही सदस्य थे। जी और वो बड़े अपने आप को कृत्य समझते थे। वो कहते थे कि चलो इस घर में मुझसे बड़ा भी कोई है, जिसको जिनको मैं प्रणाम कर सकता हूँ, जी क्योंकि दादाजी 10 साल उनसे बड़े थे। जी जी तो सवाल ये उठता है कि एक कवि जिसकी भाषा मराठी नहीं है, वो जिस परिवार में रह रहे हैं, वो परिवार कभी देहरादून, मेरठ, एलम, यूपी में न रहा हो, तो वो क्या चीज है जो जोड़ती है? तो जो जोड़ती है वो ये है कि एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम और एक दूसरे की इज्जत करना। जी शमशेर जी तो आप जानते ही हैं कि कविताएं उन्होंने प्रेम की लिखी, वो अपनी जगह है। जी सारे मतलब मानव, जिसको हम कहते हैं ना, मानवीय प्रेम की कविताएं लिखी, केवल स्त्री पुरुष प्रेम की कविता नहीं है। जी 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 परिवारों के साथ का भी है, मित्रों के प्रति जो उनका प्रेम है, साथियों के प्रति प्रेम है। तो एक व्यापक प्रेम की कविताएं उन्होंने लिखी। जी तो उनका तो व्यक्तित्व तो प्रेम से लबालब था, जी और वो इतना अधिक था। और वो जैसे हम कहते हैं ना, मेहंदी की तरह बाटन हारे को लगे जो मेहंदी को रंग। हम्म, तो प्रेम इतना ज्यादा था कि वो जिसके संपर्क में आते थे उसको अपने प्रेम से सराबोर कर देते थे। और इसलिए हमारे परिवार में वो जितना भी रहे, वो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे। चाहे मेरे बहन भाई के छोटे बच्चे हों, या मेरे दादाजी हों, या हमारे रिश्तेदार हों, तो वो हमारे लिए कोई एक अलग व्यक्ति नहीं थे जितने साल वो रहे। और मुझे लगता है कि जो एक हर एक की जैसे ये प्योरिटी या पवित्रता शब्द हमको बड़ा नकली लग सकता है, क्योंकि आजकल तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है। पर जो प्योरिटी है व्यक्तित्व की, वो उनके अंदर थी। कहीं कोई अ, जिसको कहते हैं अहंकार तो खैर था ही नहीं, यानी दृढ़ निश्चयी थे वो। जो हाँ, चीजें उनको ठीक नहीं लगती थी वो करते नहीं थे वो। ऐसा नहीं था कि भाई चलो मैं यहाँ रह रहा हूँ तो जिन मूल्यों में मैं नहीं मानता उन मूल्यों का समझौता कर लूं, ऐसा नहीं था। जी वो अपने मूल्यों और अपनी दृढ़ निश्चयता पर एकदम अड़िग थे। लेकिन साथ ही अ, जिसको हम कहते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को उसके भीतर जाकर, और हर व्यक्ति अलग अलग है, माँ अलग है, पिता अलग है, हमारे घर में आने वाले हमारे मित्र लोग अलग हैं, तो हर एक के साथ वो अपना एक ताना बाना जोड़ लेते थे। जी तो ये बात थी उनमें। जी जी तो ये उनके व्यक्तित्व के जो पहलू हैं वो आपके जितने समय तक लगभग 9 वर्ष तक आपने बताया आपके साथ रहे, तो ये उनके व्यक्तित्व का एक पक्ष है। जब हम बात करते हैं उनके कृतित्व की, उनकी रचनाओं की, तो फिर वहाँ शमशेर बहादुर मैं सिंह के। जी नागर जी, एक मैं बात इसमें और जोड़ दूं, जो मैंने कहा जी दृढ़ जी निश्चयी वगैरह, जी उन्होंने अपने बचपन में एक जो बचपन का एक किस्सा सुनाया था। जी जब उनको अपने पिता के लिए, पिता कचहरी में थे, तो जी पिता के लिए झूठी गवाही देनी पड़ी थी। जी
तो अब पिता के सामने तो कुछ कह नहीं पाते, तो बाद में अपने आप को दंडित करते हुए उन्होंने अपनी जबान काट ली थी, खूब खून वून उसमें से बहा था। ये मैंने सुना था जब जी मेरे साथ हुआ है उसके पहले। लेकिन इसी का एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि वो उस समय का है जब वो मेरे साथ मेरे घर पे रहते थे। अब मैं जहाँ रहती थी सुरेंद्र नगर में, तो मेरे घर के बाहर जो है वो नीम का बड़ा सा पेड़ था। और आप जानते हैं ये पशुपालक लोग जो आते हैं वो पेड़ तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो मेरा उन लोगों से बड़ा झगड़ा होता था। और मैं कहती थी कि अब अगली बार काटोगे तो मैं म्यूनसिपलिटी में शिकायत करूंगी। जी जब मेरा कॉलेज का समय रहता था, मैं 11 बजे जाती थी और फिर अपना 4-5 बजे आती थी वापस। जी और शमशेर जी को था पार्किंसंस। पार्किंसंस में ये होता है, जो दवाई होती है उसका समय आपको चूकना नहीं होता है। जी जैसे 8 घंटे का अंतराल है, तो जैसे ही 8 घंटे पूरे हों वो दवाई शरीर में जानी चाहिए। जी उसका एक रहता था। तो वो दवाई देने के लिए मुझे कॉलेज से घर आना, मैं घर आया करती थी। एक दिन मैं आई और मैंने देखा कि वो जो ऊंट गाड़ी वाला है, ले दनादन अपना पेड़ काटे चला जा रहा था। जी शमशेर जी जो है वो बालकनी, वो जो पुराने मकान होते थे ना जिसमें बरामदा रहता था जाली वाला, जी क्योंकि मुझे तो ताला लगा के जाना पड़ता था। तो मैं आई, मैंने देखा तो मैं तो स्वभाव के अनुसार बड़ी क्रोधित हुई। और मैंने कहा, फिर उसने मुझे कहा कि मेरे को तो दादाजी ने कहा है, दादा है कहीं से गुजराती में। फिर मैं गई, मैंने कहा शमशेर जी आपने कहा? मैंने कहा तो मैंने ही था। पर मैंने ये नहीं कहा था उससे कि तुम इतने सारे काट दो। तो फिर खैर वो खत्म हुआ। फिर मैंने कहा मैं जा रही हूँ म्यूनसिपलिटी में, और अगर वहां से कोई आए तो कहना कि वो बिना पूछे काट रहा था। जीजा ने कहा मैं झूठ कैसे बोल दूं? जी भाई जब मैंने उसको कहा था काट के ले जाओ, तो मैंने कहा लेकिन मैंने तो शिकायत करूंगी तो मैं झूठी पड़ जाऊंगी ना। कहते वो तुम्हारी समस्या है, पर हम्म जब मैंने उसको कहा है तो मैं कैसे झूठ बोलूं? हम्म तो ये जो बात है कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई रंजना के हाँ हूं मैं, ये है वो है, रंजना को खराब लगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो सच बोल रहे हैं तो उस सच के सामने वो संबंधों को कभी नहीं लाते थे। जी ये एक उनकी बहुत विलक्षण आदत थी। जी तो जी ये जी एक मैं बताना तो चाहती ये जो आपने कहा कि अपने बातों के वो दृढ़ निश्चयी थे और हूँ। झूठ हाँ बोलने से वो पूरी तरह से परहेज करते थे, भले परिस्थितियां कुछ भी रही हो। तो वही चीजें हाँ उनकी रचनाओं में आप कहाँ तक देखते हैं, उनकी कविताओं बिल्कुल में आप कहाँ तक? बिल्कुल। आप देखिए वो मतलब जो सवाल उनके साथ अक्सर उठता है शमशेर जी के साथ, कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, प्रगतिशील थे। जी 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 और कविताएं है, जैसे बात बोलेगी संग्रह है उनका, जो जी प्रगतिशील कविताओं का संकलन है। पर जी कुल मिलाकर जब पूरा कृतित्व तो देखें हम शमशेर जी का, तो ऐसा लगता है कि सारी कविताएं तो नहीं है प्रगतिशील। और जी प्रगतिशील कविता का जो विशेष लक्षण है कि बात सीधे सीधे साफ साफ कहना। जी बात बोलेगी हम नहीं, भेद खुलेगी, या वाम 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 दिशा, या नरेंद्र सकलानी के प्रति, या जो भी कविताएं हैं उनकी, जी जी ग्वालियर के मजूर का हृदय। तो ये ना सीधी बात कहना, ये प्रगतिशील कविता का एक लक्षण है। जी बाकी सब मध्य वर्ग और ये सब को छोड़ते हुए भी कब शमशेर जी की कविताएं तो ऐसी है नहीं। शमशेर जी की कविताएं, कविताओं का शिल्प जो है वो बहुत ही सधा हुआ है। जी तो ये जो प्रश्न है उनकी रचनात्मकता को लेकर, उसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मैं समझी हूँ उसको, जी कि मूलतः शमशेर जी कवि कलाकार थे। उनकी वो पेंटिंग्स भी उन्होंने की हुई हैं। जी मैं देखिए आपको जो है, एक जो उनकी रचनावली छपी है, तो जी उनकी रचनावली का जो पिछला पृष्ठ है, जी जी ये उनके सारे सेल्फ पोर्ट्रेट है। जी जी 6 ये खंडों में रचनावली है,
जी और 6 खंडों में अलग अलग उनके सेल्फ पोर्ट्रेट है। जी। तो एक चित्रकार भी। तो पर वो चित्रकार तो थे ही वो। जी और कहते थे कि चित्रकला करना जो है वो किसी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। जी उसके लिए पैसा लगता है ना, चित्रकला के लिए। कविता के लिखने के लिए पैसा नहीं लगता। जी आप किसी भी चीज किसी भी कागज पर कविता लिख सकते हैं, जी लेकिन चित्रकला के लिए तो रंग चाहिए, कागज चाहिए, सब कुछ चाहिए। खैर, जी तो वो असल में कलाकार थे। और ये जो मार्क्सवाद है, जी जैसा कि उन्होंने दूसरा सप्तक में लिखा है, अज्ञे जी द्वारा संपादित, जो उन्होंने अपने बात कही है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मार्क्सवाद ने मुझे अतिरिक्त भावनात्मकता और डूबने से बचाया है। यानी मार्क्सवाद ने उनके व्यक्तित्व को, जो निजी जीवन की जो भी उनकी परिस्थितियां रही हो, जिसमें व्यक्ति एकदम डूब जाता है, तो उसमें से मार्क्सवाद ने उनको उबारा है। और इसलिए उनकी कविताओं में कहीं ना कहीं एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण आता है। वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि वो मजदूरों की केवल बात करें, या केवल मध्य वर्ग की बात करें, या केवल सत्ता का विरोध करें। बल्कि आप अगर उनका जो रचनावली का जो दूसरा खंड है, जी दूसरे खंड में अगर आप देखेंगे तो उनकी बहुत सारी पॉलिटिकल कविताएं हैं, जिसमें वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, या जी इन तमाम चीजें उसमें उनकी आई हैं, जो उन्होंने अपने रहते जिन कारणों से न छपवाई हों। कुछ कच्ची भी है कविताएं, जैसे कवि काम करता है ना, जी उसका एक जी अपना जी वर्कशॉप होता है। जी तो जी कुछ कविताएं वैसी भी हैं। और मैंने तो सारी इसलिए दे दी कि भाई आखिर ये सारी शमशेर जी की कविताएं हैं, जैसी जी। भी उनका जिस तरह से किस भी लिखी रूप थी। में है वो सब। तो आप इसमें एक कविता को देखिए, जी जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, वो है टूटी हुई बिखरी हुई, है ना। तो टूटी हुई बिखरी हुई कविता तो प्रेम की कविता है। कबूतरों ने गजल गुनगुनाई, मैं समझ न सका रदीफ काफिये क्या थे। तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, जिनमें वह फंसने नहीं आती, जैसे जी हवाएं मेरे सीने से करती है, जिनको वह अंदर तक दबा नहीं पाती। पूरी लंबी कविता है ये। जी उस जी लंबी कविता का जो, जिसको कहते हैं ना, सबसे जो केंद्रीय पंक्ति है, इन अगर हम कहें कि भी 100 पंक्तियां हैं, तो 39 या 50वीं जो पंक्ति होगी, जो बीचों बीच की है, उसमें वो कहते हैं, तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। यानी जो इक्वलिटी की जो बात है, क्योंकि प्रेम में भी तो शोषण होता है ना, चाहे नायक का हो या नायिका का हो, किसी न किसी को तो अपना शोषण होने देना पड़ता है, ताकि वो संबंध बना रहे। जी और वो कहते हैं कि तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। इन्हें कहीं कम ज्यादा नहीं, इक्वलिटी की बात है। तो ये जो समानता की बात जो है, जो असल में मार्क्सवाद की बात है कि हर वर्ग समान है, वो चीज जो है वो की प्रेम संबंधी कविता में भी है। और उन्होंने पहले अपने कवि और कलाकार की जो शर्तें हैं, उन शर्तों पर उन्होंने अ, अपनी रचनात्मकता को कसा है। तो उस अर्थ में जो है, मुझे नहीं लगता है कि ये एक तरह से गैप है, जैसा आलोचक कहते हैं कि उनकी जी कविताओं में गैप नहीं है। क्योंकि आप देखिए, हम तो अब तो बहुत आगे निकला है मनोविज्ञान के अध्ययन में भी, कि व्यक्ति कोई एक जैसा थोड़ी होता है। हम खुद अगर अपने जीवन को भी देखें, हर व्यक्ति, तो जो 20 साल पहले आप थे, क्या आप अभी वैसे ही हैं? या मैं जो 20 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, क्या मैं वैसे ही हूँ?
क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? पर असल में क्या है कि समीक्षा जो है, आलोचना जो है, आलोचना अपने अपने आइकन्स को सुरक्षित रखना चाहती है। तो इसलिए उनकी समझ में नहीं आता है आलोचकों की कि भाई इससे आखिर इस बंदे को क्या करें हम, ये जी कवि जी जो है इसको हम प्रगतिशील कहें या नहीं कहें। मैं इसमें एक और बात भी जोड़ना चाहूंगी। जी आज का ये दिन है इसलिए कि जब वो उनको अस्पताल में भर्ती किया था, सुबह 4 बजे उनकी, 4 साढ़े 4 बजे, 4 से 5 के बीच में उनकी मृत्यु हुई। तो अब जैसे पता चल जाता है ना कि अब ये व्यक्ति हमको छोड़ के जा रहा है, जी तो मैं कहती रही अच्छा मैं आपको क्या सुनाऊं शमशेर जी, मैं आपको गालिब सुनाऊं, मैं आपको ये सुनाऊं, जो भी सारी चीजें थी सब मैंने उनसे पूछी। फिर मैंने कहा कि क्योंकि वो गायत्री मंत्र का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, जी गायत्री मंत्र का, तो उससे हाँ उर्दू में अनुवाद। जी तो उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र सुनाओ मुझे। तो फिर जी हम लोग गायत्री, मैं और मेरी सहेली थी, तो हम लोग गायत्री मंत्र गा रहे थे, हमारे साथ साथ वो भी गा रहे, बोल रहे थे, बुदबुदा रहे थे, और वो चले गए। जी तो जी ये चीज भी मार्क्सवादियों को अच्छी नहीं लगती कि गायत्री मंत्र उन्होंने क्यों कहा। जी 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 तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई मार्क्सवाद जो है किसी राजनीतिक कारणों से मार्क्सवाद में भी नहीं गए थे, जी अपने व्यक्तित्व को बचाने और बेहतर करने के लिए वो उससे आकृष्ट हुए थे। उनकी और जब तक विचारधारा से वो कम्युनिस्ट, प्रभावित हुए। हाँ विचारधारा से प्रभावित थे, उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद ने मुझे जो है ऑक्सीजन की तरह मुझे बचाया है। जी तो, हाँ, लेकिन मार्क्सवाद है, अब देखिए मार्क्सवाद एक सिद्धांत के रूप में अलग है, दर्शन के रूप में अलग है, और मार्क्सवादी पार्टी और मार्क्सवादी विचारों को मानने वाले लोग वो अलग जी हो जाते हैं, जी उसमें जी भेद हो जाता है, क्योंकि इसमें सत्ता आती है, और उनकी तो जी अपनी कवि की सत्ता थी, तो उस हाँ सत्ता जी पर वो कायम। जी क्यों? जी। जी तो ये बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपने शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के सारे पहलू जो है उजागर किए और बहुत अच्छे से समझाया। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपके बहाने आज मैंने इस तरह से उनको याद किया।